नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हमारी विवाह की उम्र हो रही है, लेकिन रिश्ता तो होता है, लेकिन किसी कारण से जो है वो टूट जाता है या फिर रिश्ता ही नहीं हो रहा। ऐसी समस्या कि आपके साथ भी हो रही है, तो आज का कार्यक्रम आप ही के लिए है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि आखिर विवाह संबंधित परेशानी क्यों आती है, ऐसी कुंडली में क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण से यह समस्या हो जाती है, और साथ ही साथ कार्यक्रम में आपको हम उपाय भी विशेष बताएंगे। तो कार्यक्रम अंत तक भी आप जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ आपसे मैं कहना चाहूंगी कि यह लाइव कार्यक्रम है जिससे आप भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बिना देरी किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार महाराज श्री, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। आचार्य श्री, कई बार ऐसा देखा जाता है विवाह की उम्र हो जाती है लेकिन रिश्ता ही नहीं हो पाता, या फिर रिश्ता होता है तो वो किसी कारणवश बीच में ही टूट जाता है, यानी कि शादी तक बात नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में आज आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है। जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आजकल अगर हम देख रहे हैं, समाज को देखते हैं, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, फोन कॉल भी आते हैं, अनेक प्रकार से हमारी बातें होती हैं लोगों से। तो हर व्यक्ति कहता है पंडित जी हमारे बेटे शादी योग हो गए, रिश्ते भी बहुत आते हैं, बात नहीं बन पाती। हमारी लड़की शादी योग हो रही है, हमने बहुत लड़के देखे लेकिन बात नहीं बन पाती, क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा है। कुंडली भी दिखाई है लेकिन कोई कुछ बताता ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आप लोगों के सामने आती होंगी। अगर आपके साथ भी ये सारी समस्याएं हैं, या आपके घर में कोई शादी योग्य बच्चे हो रहे हैं और उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ता नहीं बन पा रहा है, तो उनकी कुंडली का आंकलन आप अच्छे ज्योतिषाचार्य से कराइए, या आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी कुंडली है तो आप खोल करके बैठ जाएं और जिस हिसाब से मैं आपको बताऊं उस हिसाब से आप कुंडली का आंकलन करें, तो निश्चित रूप से या तो वही समस्या आपको आ रही होगी जैसे मैं बता रहा हूं, या वो समस्याओं का समाधान आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास आपकी कुंडली है, बच्चों की कुंडली है, आप लेकर के अपने टेलीविजन के सामने बैठ सकते हैं और आप हमसे बात भी कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पर कॉल करके। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हमारे विवाह का जो घर होता है कुंडली में, वो सप्तमेश होता है। सप्तम भाव जिसको बोलते हैं वो हमारे विवाह का घर है, शादी का घर है, दाम्पत्य सुख का घर है। हमें वो सुख मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी वृत्तांत हमारा सप्तम भाव बताता है। कुंडली के सप्तम भाव में हम देखते हैं कि कुंडली का जो प्राकट्य है वो लगन से होता है। जो हमारा प्रथम भाव होता है उसे हम लगन बोलते हैं। अब लगन में कौन सा ग्रह है या कौन सी राशि है, इसको विशेष रूप से हम देखते हैं कि लगन आपका मेष का हो गया और मेष का स्वामी हो गया मंगल। मैं आपको वैसे बता रहा हूं कुंडली की लगन कौन सी है, अर्थात आपकी कुंडली में लगन मेष हो गई तो मेष का स्वामी मंगल हो गया। अगर मंगल मेष राशि में बैठा है अर्थात लगन में बैठा है, या मंगल आपके सप्तम भाव में बैठा है, तो आपका जो विवाह है वो बाल अवस्था में हो जाएगा, छोटेपन में हो जाएगा, अर्थात नाबालिग स्थिति में आपका विवाह होने की संभावना बन जाती है। लगन का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर मेष लगन आपकी लगन में है, मंगल उसका स्वामी है और सप्तम भाव में शनि बैठ जाए, तो निश्चित मान लीजिए कि 32 से 35 वर्ष की उम्र तक विवाह का योग बनता है, वो भी कठिनाइयों के द्वारा। पक्का नहीं कह सकते कि हो ही जाएगा, क्योंकि जब तक समाधान नहीं होगा आपका विवाह में बहुत अड़चने आएंगी और 35 साल से ऊपर जाकर के विवाह होने की संभावना बनेगी, जिससे कि आपकी जो उम्र है वो निकल गई होगी। उस समय ना तो आपके बराबरी का कोई लड़का आपको मिलेगा, ना आपको कोई लड़की उसके उम्र में मिलेगी, तो आपका विवाह नहीं होगा ऐसी अवस्था में। और अगर उसका आपने समाधान भी कराया
तो आपका 32 वर्ष की उम्र में विवाह होने की संभावना पक्की हो जाती है। आप कई बार अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखने के लिए निकलते हैं और जब रिश्ता आपको अच्छा लगता है, कहीं कुंडली नहीं मिलती, कहीं दूसरा पक्ष नहीं मानता, आप प्रसन्न हैं, आप खुश हैं, लेकिन आप अगर किसी पंडित जी के पास गए, वहां कुंडली नहीं मिली, तो आपको दुख होगा। आपका दूसरे पक्ष से आपको ऐसा जवाब आ जाए कि जी हम शादी नहीं कर सकते, तो आपको दुख होगा। और ये सारी समस्याएं, हमारा जो शत्रु ग्रह है, लगन का जो शत्रु ग्रह है, अगर वो सप्तम भाव में बैठ गया तो आपके विवाह में विलंब तो होगा ही होगा, कभी कभी विवाह भी नहीं होगा। तो आपके सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कहीं वो लगन का शत्रु तो नहीं है, ये आप अपनी कुंडली का खुद भी आंकलन कर सकते हैं, या हमारे पास हमारे नंबरों पर कॉल करके आप बता सकते हैं। क्योंकि जब हमारी लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाए, तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ स्वामी हमारी शादी को 27 वर्ष की उम्र में कराता है। लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो तो 27वें वर्ष में आपका विवाह होता है। अगर आपका लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में राहु केतु विराजमान हो, उनके साथ में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में विवाह तो होगा, लेकिन विवाह होने के कुछ दिन बाद, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, इतना समय बाद आपके मन मुटाव पैदा होगा, कलेश पैदा होगा, और उसके बाद आप भगवान ना करे ऐसी समस्या आपके जीवन में आए कि आपको तलाक का मुंह भी देखना पड़ सकता है, तलाक भी हो सकता है। कारण क्या है, आजकल हम लोग कुंडली मिलवाने पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी लोग गुण मिला देते हैं, गुण मिल गए, 18 से ऊपर है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, शादी कर लो। लेकिन शादी के समय जो चीज देखनी है, सिर्फ अकेले गुण नहीं देखना, जो और चीज होती है कुंडली मिलान के समय कि इनके चतुर्थ भाव का कैसा संबंध है, सप्तम भाव से सप्तम भाव का संबंध कैसा है, लगन से लगन का संबंध कैसा है। अगर कुंडली को मिलाने के लिए ये चीज आप विशेष रूप से जान लें तो आपके बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तलाक की तो बहुत बड़ी बात है, झगड़ा भी होने की संभावना नहीं बनती। अगर कुंडली को विधि विधान से मिलाया जाए, गुण को छोड़ करके और चीजें भी देखी जाएं, सिर्फ अकेले गुण देख करके कार्य नहीं होते। जब हमारे गुण मिल जाते हैं हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन लगन का स्वामी हमारी का और लगन का स्वामी दूसरे पक्ष का शत्रु बन जाए तो दोनों के शरीर में कोई ना कोई बीमारी अवश्य जन्म ले लेगी। फिर चक्कर लगाते रहना हॉस्पिटल के, और जब तक लगन को मजबूत नहीं करेंगे वो कार्य आपका भी सफल नहीं होगा। अगर सप्तम भाव का स्वामी दूसरे पक्ष के सप्तम भाव से शत्रु हो तो एक छत के नीचे रहकर भी वो प्रेम नहीं हो सकता। पति पत्नी के अंदर जो पति पत्नी का प्रेम है, जो मजबूती है, वो खत्म हो जाएगी। एक छत के नीचे भी तलाक के समान रहने को मजबूर हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है। तो ये समस्याएं उसी स्वामी के शत्रुवत व्यवहार से आती है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव का शत्रु से प्राप्त हो, दोनों पक्षों में शत्रुता हो, तो परिवार का सुख खत्म हो जाता है। वो आपके परिवार को सम्मान नहीं देंगे, दूसरा पक्ष दूसरे के परिवार को सम्मान नहीं देगा, उसमें कलेश बढ़ेगा, और कलेश बढ़ेगा तो एक आदमी खत्म हो सकता है, तलाक ले सकते हैं। ऐसी समस्याएं कुंडली के द्वारा होती हैं। और विशेष रूप से अगर दसम भाव का स्वामी और उनके दसम भाव के स्वामी से शत्रुवत व्यवहार हो तो आर्थिक स्थिति आपको सताएगी। उसके कारण आपको दहेज का केस लग सकता है, आपको कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है। दोनों पक्ष वर या वधू, वर वधू के द्वादश भाव में बुध बैठा हो या किसी एक के भाव में बुध बैठा हो, द्वादश भाव की बात बता रहा हूं,
बुध ग्रह अगर बैठ जाए तो निश्चित मानिए दोनों के बीच में कोर्ट केस होना संभव है। अब वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, दहेज का हो सकता है, मारपीट का हो सकता है, क्योंकि वो आपकी बुद्धि को खत्म कर देगा। अब आपका जो कारण है, ये तो मैंने आपको बताए हैं सार, जो हमारे जीवन में जब हम विवाह करने जाते हैं तो विवाह के समय हमें कितनी सावधानी रखनी चाहिए। अब कारण है कि हमारा विवाह क्यों नहीं होता, रिश्ते क्यों नहीं बनते, बहुत सारी समस्याएं क्यों आती हैं, बनते कार्य क्यों बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का शनि आपकी शादी को डिले करता है और इतना डिले कर देता है कि व्यक्ति आस भी छोड़ बैठता है। सप्तम भाव में अगर कोई भी राशि हो और उसका शत्रु विराजमान हो जाए और शत्रु पर शत्रु की नजर आ जाए तो ऐसी अवस्था में विवाह नहीं होगा। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, विवाह हो ही नहीं सकता। और अगर विवाह करना है तो उन उपायों को करा के धीरे धीरे, उसमें भी कोई भी उपाय आप वैदिक पद्धति से कराते हैं वो भी 43 दिन के अंदर आपको फल देता है। 43 दिन अर्थात सवा महीने का जो समय होता है उसके बाद वो आपको फल देता है, क्योंकि उसकी पद्धति है। वैदिक पद्धति के द्वारा जो कार्य हम करते हैं, अगर आप विवाह में विलंब हो रहा है, हमारी बहनों के विवाह में विलंब हो रहा है, तो वो सिर्फ एक कार्य को प्रतिदिन करें। स्नान करते समय हल्दी डाल करके स्नान करें। जो जल है आपका उसको हल्दी डालें थोड़ी सी और उससे स्नान करें। कभी भी ऐसी कन्या हो या ऐसा व्यक्ति हो, चाहे वो लड़का है या लड़की, आजकल वॉशरूम में वो होते हैं जिससे फुहारा सा निकलता है, उससे जब पानी आता है और उससे हम खड़े होकर स्नान करते हैं, उससे हमारा राहु खराब होता है। और राहु अगर हमारा खराब है तो विवाह में विलंब होगा। तो हमें सावर से कभी स्नान नहीं करना चाहिए। हमें एक बाल्टी हो या टब हो उसमें पानी भरना चाहिए, विधि विधान से बैठ करके हमें स्नान करना चाहिए, खड़े होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कि वॉशरूम में गए, शावर खोला, स्नान कर रहे हैं, इसका प्रभाव वैवाहिक जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए छोटी छोटी चीज हमें देखनी चाहिए कि हमारे वैवाहिक जीवन का फर्क कहाँ से पड़ा, कैसे हमें कलेश हुआ, क्यों हमारे जीवन में परेशानी आ रही है, क्यों विवाह नहीं हो रहा है। इनका जो मेन कारण है वो है आपके वॉशरूम में लगा हुआ शावर। आप जाएंगे, खोलेंगे, स्नान करेंगे, आ जाएंगे, शरीर भी खराब होगा। सर पे वैज्ञानिक दृष्टि से अगर मैं आपसे बात करूं तो वैज्ञानिक दृष्टि से या डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि आप प्रतिदिन स्नान करते हो, सर से पानी डालते हो, तो एक दिन आपको अटैक अवश्य आएगा, हार्ट फेल हो सकता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर पर पानी जब जाता है तो हमारी जो नस नाड़ी, हमारी जो सर से आगे बढ़ती हैं, मस्तिष्क से आगे जो जा रही हैं, वो सब अवरुद्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं, खून जाम हो जाता है, अटैक पड़ने की संभावना हो जाती है। और जब अटैक पड़ गया तो आप चले गए, और चले गए तो कौन कष्ट हुआ? दाम्पत्य सुख को भी हुआ, परिवार को भी हुआ। तो जिनकी शादी में विलंब हो रहा है, परेशानी आ रही है, शादी हो नहीं पा रही है, तो वो इस उपाय को अवश्य करें। और इसको करने से आपके जीवन की जो वैवाहिक जीवन के कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। किसी के वैवाहिक जीवन में हमारे जो पुरुष भाई हैं, अर्थात जो हमारे लड़के शादी योग हो रहे हैं, उन भाइयों से मेरा एक निवेदन है, अगर आपका विवाह नहीं बन पा रहा है तो शुक्रवार के शुक्रवार थोड़ा सा दही खाना प्रारंभ कर दीजिए, सफेद वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दीजिए, अति शीघ्र आपका विवाह होएगा। और अगर इसमें भी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं कि आपके विवाह का जो परेशानी है, विवाह जो हो नहीं रहा है और हो गया है, तो जो परेशानी आ रही है वो कैसे दूर होंगी। तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की जा रही है कि आखिर विवाह में विलंब क्यों उत्पन्न होता है, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, यह आपको बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। तो कार्यक्रम अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, हम ना निराश हो जाते हैं जब बार बार रिजेक्शन हमें मिलते हैं, लड़के वाले आते हैं हमें देखने या लड़की वाले जब हमें देखने आते हैं, तो ऐसे में बार बार जब वो हमें रिजेक्ट करते हैं ना, तो हम अपने अंदर ही कमी ढूंढने लगते हैं कि हमारे अंदर क्या
कमी है, हमारा एकदम ना मोरल जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे ज्योतिषीय कारण भी हो सकता है, जो कि आज आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन से भाव में क्या कमी आती है जिसके कारण से विवाह संबंधित समस्याएं हमारे जीवन में आती है। तो यदि आपके जीवन में भी विवाह संबंधित परेशानी है, विलंब हो रहा है विवाह में, तो ऐसे में सबसे पहले आप अपनी कुंडली का आंकलन करवाएं। हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ कमी हो जिसके कारण से आपका विवाह संभव नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में वो जब कमी दूर हो जाएगी तो विवाह भी आसानी से हो जाएगा और अच्छा रिश्ता हो पाएगा। तो समय रहते आप अपनी कुंडली का आंकलन करवाइए। कुंडली का आंकलन आचार्य जी द्वारा करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप अवश्य ही संपर्क कीजिए। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि क्या कुछ ऐसे दोष भी होते हैं जिसके कारण से विवाह संबंधित परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं? जी बिल्कुल, कुंडली में कई प्रकार के ऐसे दोष होते हैं जिससे कि हमें विवाह के संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे मांगलिक दोष। मांगलिक दोष किसी व्यक्ति की कुंडली में है और दूसरा व्यक्ति मांगलिक नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। या विवाह देखने के लिए, रिश्ता देखने के लिए आप निकले घर से, आपको मांगलिक लड़की है तो मांगलिक लड़का चाहिए। सबसे बड़ा जो दोष है वो मांगलिक दोष है और उसी के कारण आपके विवाह में विलंब हो जाता है। दूसरा दोष, अगर आप कुंडली मिलान कर रहे हैं और कुंडली मिलान के साथ भ्रकुटी दोष लग जाए तो आपको विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भ्रकुटी दोष एक ऐसा दोष है कि आपको तलाक तो होने नहीं देगा लेकिन आपको एक साथ प्रेम भी नहीं करने देगा। एक साथ दोनों में प्रेम नहीं बनेगा, अर्थात एक दूसरे के शत्रु बने बैठेंगे। ये भ्रकुटी दोष आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी देता है। तीसरा दोष है नाड़ी दोष। जो कुंडली मिलान करते समय नाड़ी दोष बनता है, हमने देखा है बहुत से लोग क्या कहते हैं कि नाड़ी दोष ब्राह्मण के लिए वर्जित है। ऐसा नहीं है। नाड़ी दोष किसी जाति के लिए, किसी वर्ग के लिए नहीं है। नाड़ी दोष का अर्थ है वर्ण और वर्ण का अर्थ है जाति, और जाति हम लोग सोचते हैं हमारी जो बनी हुई है। कुंडली में एक वर्ण दोष होता है, उसमें 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब वो आप ये मत देखो कि आप ब्राह्मण जाति में आपने जन्म लिया है, आपने शूद्र जाति में, क्षत्रिय है या वैश्य है, ये आपको नहीं देखना। आपकी कुंडली को देखना है कि कुंडली में आप किस वर्ण से हैं। ब्राह्मण वर्ण का बालक क्षत्रिय भी जन्म हो सकता है, ब्राह्मण वर्ण का बालक किसी शूद्र जाति में भी जन्म ले सकता है, ब्राह्मण वर्ण का बालक किसी वैश्य जाति में भी जन्म ले सकता है। तो हमें वहां जाति नहीं देखनी, हमें वहां वर्ण देखना है, जो वर्ण हमारी कुंडली में है। अब कुंडली में जो हमारा वर्ण है वो कौन सा है? अगर ब्राह्मण वर्ण है तो नाड़ी दोष आपके लिए वर्जित है, ऐसी अवस्था में विवाह नहीं होता। अगर कोई और वर्ण है तो आप विवाह कर सकते हैं। भ्रकुटी दोष, मैंने आपको बताया कि भ्रकुटी दोष के अंतराल अगर बनता है तो आप विवाह ना करें, यही अच्छा है। और विवाह करें तो भ्रकुटी पूजा कराने के बाद विवाह करें, नहीं तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आजकल जो हम देखते हैं, समाज में देखते हैं, हर तीसरे दिन कोई ना कोई तलाक का केस हमारे सामने आता ही आता है। दिन में 1-2 केस आते ही हैं। और आज सोशल मीडिया के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा आप देखो, शादी हुई नहीं कि उसको वहां मार दिया, उसको वहां मार दिया, किसी कहीं गए, कोई हनीमून गया वहां मार दिया, किसी पत्नी ने अपने प्रेमी को बुलाकर मरवा दिया। इसका कारण क्या है कि आप जब कुंडली मिलाते हो तो प्रत्येक चीज को प्रॉपरली नहीं देखते, एक गुण देख लेते हैं और विवाह कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों का भविष्य है, उससे उनको तो कष्ट होगा ही होगा, आपको भी होगा। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, धनाढ्य परिवार है, अच्छा परिवार है, धन की कोई कमी नहीं, बेटी कभी दुखी हो ही नहीं सकती, चाहे कुंडली मिले या ना मिले, ब्राह्मणों से पूछे या ना पूछे, उस धनाढ्य व्यक्ति को देख करके आपने विवाह कर दिया कि बहुत पैसा मेरी बेटी के पास रहेगा। लेकिन आप भूल गए वो धन किसी काम का नहीं, जब उसके तुम्हारी बेटी को दुख हो, कष्ट हो या
फिर वो आपकी बेटी जिस घर में जा रही है, भगवान ना करे उस व्यक्ति का, उस लड़के का कोई संबंध दूसरे से हो, फिर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए विशेष ध्यान देकर भ्रकुटी दोष, नाड़ी दोष और मांगलिक दोष का विशेष रूप से परिहार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही विशेष जानकारी आपने अभी हमें हमारे दर्शकों को प्रदान की। और अगला सवाल मेरा आपसे यही होने वाला था कि आजकल का ये बहुत ज़्यादा स्थिति उत्पन्न हो रही है कि डाइवोर्स की स्थिति तो हो ही रही है, और जैसा कि आपने कहा कि धोखाधड़ी इस तरीके की हो रही है कि जान भी ले रहे हैं एक दूसरे की। तो ऐसे में एक सवाल मैं आपसे यह करना चाहूँगी कि यदि कुंडली की हम बात करें तो ऐसी समस्या और किन लोगों के साथ हो सकती है? ये तो दोष आपने बताया ही, लेकिन और कौन से हमारे ऐसे ग्रह होते हैं जिसके कारण से जो है ऐसी समस्या उत्पन्न होती है और हमें ऐसी स्थिति से बचना चाहिए? जी देखिए, जब हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 भावों में सबसे सप्तम भाव को हम देखते हैं या लगन को हम देखते हैं, या हम सबसे पहले अगर देखें तो 12 भाव को भी हम देखते हैं। और 12 भाव में अगर हम देखें तो 3 कुंडलियां देखी जाती हैं। एक कुंडली से कभी समाधान नहीं होता। एक कुंडली देखने के बाद, सिर्फ लगन कुंडली देखने से कोई आपको शुभ कार्य नहीं हो सकता। आपको 3 कुंडलियां तो देखनी ही देखनी है। पहली लगन कुंडली, दूसरी चंद्र कुंडली, तीसरी नवमांश कुंडली देखो या सूर्य कुंडली देखो। ये 3 कुंडली, 4 कुंडली आपको देखनी ही होंगी। और इन 3-4 कुंडलियों का जो समावेश है उसका निचोड़ आपको फिर एक कुंडली में निकालना है। चारों कुंडली आपके सामने होंगी और चारों कुंडलियों के बाद चारों कुंडलियों का जो निचोड़ होगा वो एक कुंडली आपको अलग से बनानी है। उसको बनाने के बाद आप कुंडली मिलान कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके बच्चों के जीवन में कोई परेशानी की तो बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तलाक की तो बहुत बड़ी बात है, एक दूसरे में मन मुटाव भी नहीं होगा। और आजकल की जो ये समस्याएं चल रही हैं धोखाधड़ी वाली, उसने उसको धोखा दिया, उसने उसको धोखा दिया, तो ये धोखा जो मिलता है ना, ये वर्ण दोष और भ्रकुटी दोष से मिलता है। बहुत ही विशेष जानकारी से आप अवगत करा रहे हैं आचार्य श्री हमारे दर्शकों को। देखिए दर्शकों, जैसे कि अभी आचार्य श्री ने बताया ही कि आजकल समाज में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है जिससे जो हमारे युवा वर्ग जो है ना, अब विवाह जैसी जो हमारी इतनी पवित्र चीज़ है उससे भी डरने लगा है कि कुछ ऐसी स्थितियां हमारे साथ तो नहीं उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे में आप अपनी कुंडली का आंकलन करवाइए ना, क्योंकि कुंडली में आपका सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुंडली को सही से पढ़ने वाले की आवश्यकता है। तो यदि आप अपनी कुंडली का आंकलन आचार्य श्री द्वारा करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल संभव है। उसके लिए आपको बस छोटा सा प्रयास करना होगा। प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना, क्योंकि यह लाइव कार्यक्रम है जिससे आप अभी जुड़ सकते हैं। और किसी कारणवश यदि आपकी कॉल अभी नहीं कनेक्ट हो पा रही तो इसमें कार्यक्रम के बाद या कार्यक्रम के दौरान भी आप संस्थान के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य श्री से व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं या फिर पर्सनल अपॉइंटमेंट टेलीफोनिक लेना चाहते हैं तो यह भी संभव है। इसके लिए बस आपको संस्थान में कांटेक्ट करना होगा और संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विवाह से संबंधित जानकारी तो आपने हमें प्रदान की, लेकिन अब इसी के साथ साथ मैं संतान की भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि विवाह के बाद जो एक सबसे बड़ी समस्या आजकल देखी जा रही है कि चलिए विवाह अच्छे से हो गया, रिश्ता अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्या आता है कि संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसके पीछे क्या कारण है? जी देखिए, जब हमारा विवाह हो जाता है और हमारी विवाह में जब कुंडली मिलाई गई, अगर उसमें कोई दोष नहीं है तो निश्चित मान लीजिए कि आपके संतान सुख में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। संतान सुख आपको सदृढ़ मजबूत अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुंडली मिलाई और कुंडली मिलान के समय थोड़ी सी चूक कर दी और वो चूक एक ऐसी चूक बन जाती है कि आपके संतान सुख को बड़ी प्रॉब्लम में दे देती है, नहीं हो पाती। कुंडली का 5वां भाव हमारे संतान सुख का होता है। संतान सुख में कौन सी राशि बैठी है और 5वां भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, ये विशेष रूप से बहुत ही देखने योग्य बात है कि संतान सुख का स्वामी आपका कहाँ बैठा है। संतान सुख 5वां भाव है, 5वां भाव का स्वामी कहाँ बैठा है और वो किस अवस्था में बैठा है। कभी कभी संतान सुख आपकी कुंडली ठीक है, कुंडली का मिलान अच्छा हुआ, 5वां भाव भी ठीक है, तो संतान सुख पितृदोष के कारण भी नहीं होता। आपके घर में पितृदोष है, पितृदोष जब घर में होता है तो दूध और पूत दोनों को नष्ट कर देता है, अर्थात संतान भी नहीं होने देता
और आपके घर में गाय भैंस अगर हैं तो वो दूध अच्छा देती होंगी, लेकिन उस समय जब पितृदोष लग जाता है तो वो दूध भी आपको नहीं देंगी। जो 10 लीटर दूध देने वाली गाय या भैंस है वो आपको 2-3 लीटर दूध देगी, वो भी परेशान करके देगी। तो उसमें आप मानिए पितृदोष है, तो ऐसी अवस्था में भी संतान सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। कुंडली के मिलान के समय जब आपने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ किया था, कुंडली मिला रहे थे, उस समय आपकी ग्रह मैत्री का एक पॉइंट आता है। ग्रह मैत्री आपकी कैसी है? अगर ग्रह मैत्री 5 नंबर की होती है, 5 पॉइंट की होती है, और 5 पॉइंट की ग्रह मैत्री में अगर आपके 2 पॉइंट मिले हैं या 1 पॉइंट मिला है, तो निश्चित मानिए आप में थोड़ा सा कलह तो होगी ही होगी, लेकिन वो चीज आपके संतान सुख को भी इफेक्ट करेगा, संतान सुख होने में विलंब करेगा, क्योंकि ग्रह मैत्री का बहुत योगदान है। एक छोटी सी चीज होती है गण, जो हम कुंडली मिलान के समय बात करते हैं। अगर वो गण हमारा कमजोर है, गण की स्थिति दोनों ग्रहों की, दोनों पक्षों की 0 आ रही है, नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी अवस्था में भी आपको विवाह ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो संतान नहीं होगी, और होगी तो 10 साल के बाद होगी। विवाह के 10 साल के बाद आपको संतान सुख प्राप्त होगा। ऐसी जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं संतान को लेकर, विवाह को लेकर, इसका विशेष जो ध्यान दिया जाता है वो कुंडली मिलान पे दिया जाता है। और जब आपकी कुंडली मिल जाए, अच्छे से कुंडली मिले, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आ सकती। दूसरी बात, आप किसी का धन देख करके, धनाढ्य व्यक्ति देख करके अपने बच्चों का विवाह बिल्कुल ना करें। कुंडली का मिलान करने के बाद ही करें, नहीं तो आपने देखा होगा कि बहुत धनाढ्य के घर में बेटी ब्याह दी या धनाढ्य के घर में बेटा ब्याह दिया, और कुछ समय बाद ऐसी परेशानी उत्पन्न हुई कि तलाक हो गया या एक व्यक्ति मिसहैपनिंग कर गया। तो ऐसी समस्याएं जो आती हैं वो कुंडली के प्रतिरूप जाने से आती हैं। अर्थात हम लोग एक पैसा देख करके ये सोचते हैं इस दोष का तो कोई बात नहीं, पंडित जी पूजा करा लेंगे, अनुष्ठान करा लेंगे, आप ये विवाह होने दीजिए, अच्छा परिवार है। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं कि वो पैसा आपके और आपकी बेटी या बेटे के काम नहीं आने वाला। वो दोष इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप उस पैसे का क्या करोगे जब आपके बच्चे ही सुखी नहीं रहेंगे, और बच्चे दुखी तो आप दुखी। बिल्कुल। तो इसी के कारण आपको संतान सुख और वैवाहिक जीवन सिर्फ और सिर्फ कुंडली ही बता सकती है। उसका विशेष रूप से अच्छे ज्योतिषाचार्य से आंकलन कराने की जरूरत है। संतान सुख या विवाह सुख क्यों, जीवन की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप अपनी कुंडली के माध्यम से नहीं जान सकते। सब कुछ आपकी कुंडली में लिखा गया है, लेकिन उसे ठीक से पढ़ने वाले की आवश्यकता है। और यदि आप अपनी कुंडली का आंकलन आचार्य श्री द्वारा करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यह संस्थान के नंबर्स हैं जिस पर आप कभी भी कांटेक्ट कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की है कि विवाह में विलंब क्यों उत्पन्न होता है, विवाह से संबंधित समस्याएं जीवन में क्यों आती है, संतान सुख की कमी क्यों आती है। तो कार्यक्रम में जो भी बातें आपको बताई गई है, बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि जब आप बातों का ध्यान रखेंगे तो ऐसे में समस्या जीवन में नहीं उत्पन्न होगी। समय रहते कुंडली का आंकलन करवाना ना भूलिएगा। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है यहीं पर विराम देने का। तो यहाँ पर आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दर्शकों।